हाथवंदन मास्टर्स, ध्यान साधना और ब्रह्म ज्ञान की टीम और पीएसएसएम गुड़गांव की टीम आप सभी मास्टर्स का दिल से अभिनंदन करते हुए स्वागत करती है। और आज हमारे बीच प्रवीण भाटिया जी आए हैं जो जर्मनी से हैं। ध्यान साधना ब्रह्म ज्ञान की टीम और पीएसएस गुड़गांव की टीम उनका अभिनंदन करते हुए स्वागत करती है। और सर्वप्रथम हम अपने पितामह पति जी, माता बाबा जी, डिवाइन के सारे सोल, सारे मास्टर, सारे एंजल्स और जितने भी डिफरेंट डायमेंशंस में ग्रेट ग्रैंड मास्टर्स है उनका आह्वान करते हुए, उनका नमन करते हुए आज ये ध्यान रूपी संध्या का सेशन की शुरुआत करते हैं। और हमारे बीच प्रवीण भाटिया जी आ चुके हैं। उनसे हम प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, सर आइए और आज के सेशन की शुरुआत करिए। सर मोस्ट वेलकम सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। मुझे भाटिया जी ने टॉपिक दिया है 5D कॉन्शियसनेस शिफ्ट जो हो रहा है धरती पे, इसके बारे में बोलने के लिए। तो मैं पहली बार आपके चैनल पे आया हूँ, मुझे पता नहीं कि किस हद तक आप जानते हैं। तो मैं बहुत बिगिनिंग से सारी थोड़ी थोड़ी बातें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, और बाकी सारी बातें हम क्वेश्चन से करने की कोशिश करेंगे। धरती पे एक इस समय कॉन्शियसनेस का शिफ्ट हो रहा है। इसके अनेक शब्द हैं, कुछ लोग युग परिवर्तन के साथ कहते हैं, कॉन्शियसनेस शिफ्ट कहते हैं, और इंग्लिश में बहुत कॉमन टर्म है 5D। तो जब ये 5D आता है तो बहुत सारे जो इंडियन हैं वो अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में सनातन धर्म का बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, तो वो इमीडिएटली क्वेश्चन करते हैं कि क्या ये वेस्टर्न आइडिया है, ये कहाँ से आइडिया आया है, हमारे शास्त्रों में क्यों नहीं इसका वर्णन है। इसमें कोई भी भेद नहीं है। अगर आप हमारे मॉडर्न टाइम के जो सेंट्स हैं उनको देखें, श्री राम शर्मा आचार्य जी ने बताया युग परिवर्तन के बारे में। महर्षि अरविंदो की जो टीचिंग थी, उनकी टीचिंग एसेज ऑन गीता में बहुत क्लियर था कि ह्यूमैनिटी का जो इवोल्यूशन में अभी वो कॉन्शियस लेवल पे है। नेक्स्ट जो है सुपर कॉन्शियसनेस में ह्यूमैनिटी जाने वाली है। महाअवतार बाबा जी की जो टीचिंग पूरी वर्ल्ड वाइड है, उन्होंने कहा कि धरती पे जो ये चेंज हो रहा है, जब तक ये चेंज नहीं हो पाएगा तब तक मैं ये शरीर नहीं छोड़ूंगा, फिजिकल बॉडी नहीं छोड़ूंगा। परमहंस सत्यानंद सरस्वती जी बिहार स्कूल ऑफ योगा ने बहुत पहले, आई डोंट नो, मे बी 1970-75 में ये मेंशन किया था कि हमारी धरती, हमारा सोलर सिस्टम एक ऐसी बेल्ट से गुजर रहा है आने वाले समय में, जिसको उन्होंने कहा कि उसकी उस बेल्ट से जब गुजरेगा तो धरती पे लोग कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, वेयर एज वो उस बेल्ट की गुजरने की वजह से होगी। तो हमारे मनीषियों ने भी ये देखा था, ये कोई वेस्टर्न आइडिया नहीं है, ये कॉन्शियसनेस का शिफ्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है कॉन्शियसनेस का शिफ्ट? पूरा ब्रह्मांड जो है साइकिल्स में चलता है, डिफरेंट तरह की साइकिल्स होती हैं। हर 12 साल में कुंभ मेला लगता है, हर 30 साल में अगर साढ़े सती है तो वो 30 साल बाद दोबारा उसी जगह पे सैटर्न आ जाता है तो साढ़े सती होती है। ऐसे ही ब्रह्मांड की बहुत बड़ी साइकिल, जो ऑलमोस्ट 26,000 ईयर की साइकिल मानी जाती है, उस साइकिल में जब भी सोलर सिस्टम या हमारी पृथ्वी गुजरती है, उस साइकिल से पहले हमारी सोलर सिस्टम हमारी गैलेक्सी में है, इसके बाद बड़ी गैलेक्सीज हैं और कई गैलेक्सीज हैं। उन गैलेक्सीज में एक सेंट्रल सन है। उस सेंट्रल सन से जो लाइट आती है वो जब डिफरेंट मूवमेंट होते हैं, एक 26,000 ईयर में ऐसा समय आता है कि वो लाइट क्लियरली आ पाती है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। जब वो लाइट सेंट्रल सन से हमारे सन पे आती है और वो रिफ्लेक्ट होके ह्यूमैनिटी पे पड़ती है, तो एक कॉन्शियसनेस में जंप आता है। ये साइकिल 26,000 ईयर की इस समय हो रही है। हमारी धरती माता, हमारा सोलर सिस्टम उस बेल्ट से गुजर रहा है जो ये कर रहा है। इसका जो कब होना था, बहुत 26,000 ईयर की बड़ी बड़ी साइकिल को एकदम पिन पॉइंट में नापना अगर कठिन होता है, तो ये 36 ईयर में इसको डिवाइड किया गया कि ये कब होगा ये पीरियड। तो इस 36 ईयर का जो मिड पॉइंट था वो था 2012। इससे 18 साल पहले और 18 साल बाद टोटल मिला के 36 ईयर हुए। 2012 को सारी दुनिया बड़ी क्यूरियोसिटी से देख रही थी कि क्या होगा। माया कैलेंडर खत्म हो रहा था, चाइनीज कैलेंडर खत्म हो रहा था। हमारी जनरेशन के लोगों ने सुना कि 2012 में बहुत सारे लोग डर गए थे कि क्या होने वाला है,
क्या धरती का अंत होने वाला है, वो सब भी पुरानी सभ्यताएं इसी बात को बताती थीं कि एक पुरानी चेतना खत्म होके नई चेतना का प्रकट 2012, उसका जो मिडिल पॉइंट है उन्होंने वो रखा था। तो ये 36 जो ईयर की साइकिल है, 1994 में ये प्रोसेस स्टार्ट हुए अर्थ पे, 2012 से बहुत फास्ट होने लगे और लास्ट फेज में बहुत फास्ट हो रहे हैं, और ये पीरियड 2020-30 में ख़त्म हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम अब इसके बहुत पास आ चुके हैं। ये दैट इज 5D शिफ्ट। क्यों हो रहा है 5D शिफ्ट? जो सेंट्रल सन से जो लाइट अर्थ पे आ रही है, ह्यूमन बॉडी जितनी लाइट एब्जॉर्व कर पाती थी सिर्फ उतना देख पाती थी। हम कहते हैं कि जो अज्ञानता अंधकार है, हम उस अंधकार में थे, इसको देख नहीं पा रहे थे। अब जो प्रकाश हमें आ रहा है, हमारे सेल्स एक्सपेंड होते हैं। साइंटिफिक टर्म्स में इसको कहते हैं कि सोलर फ्लेयर आ रही हैं डिफरेंट क्लासेस की, एम क्लास, एक्स क्लास, अब तो न्यूज़पेपर में भी आना शुरू हो गया। जब वो सन से एनर्जी फ्लेयर करती है तो हमारी जो सेल्स हैं उनका थ्रेशोल्ड बढ़ जाता है। जितनी लाइट वो पहले एब्जॉर्व कर रहे थे नेचुरली, जितनी उनकी एब्जॉर्व करने की क्षमता थी वो बहुत बढ़ जाती है। जब वो बढ़ती है कुछ घंटे के लिए, हमारे सेल्स नई एनर्जी के साथ, नए प्रकाश के साथ नई कॉन्शियसनेस को एब्जॉर्व कर रहे हैं, और ये कॉन्शियसनेस न्यू रियलिटी को क्रिएट कर रही है। अभी तक धर्म की जो अर्थ की कॉन्शियसनेस है वो थर्ड डायमेंशनल मानी जाती है। बहुत सारा ये भी कॉमन क्वेश्चन होता है कि थर्ड से फिफ्थ में क्यों जा रहे हैं, फोर्थ कहाँ रह गई? थर्ड और फोर्थ, धरती पे जो जीवन है, हम एक ट्रैप में हैं। मानव जीवन जीवन और मृत्यु में फंसा रहता है, एक साइक्लिक लूप में फंसा रहता है, और हमारे शास्त्रों में इसी लूप से बाहर जाने का ज्ञान दिया गया था। जन्म मृत्यु से बाहर जाने का, मोक्ष, साल्वेशन, एनलाइटमेंट, बीइंग इसके बाहर हो जाते थे, ऐसा माना जाता था। इसी जो मरने के बाद की जो डायमेंशन है वो फोर्थ डायमेंशन है, और हम इन दोनों डायमेंशंस के पार जा रहे हैं, इसीलिए इसको फिफ्थ कहा जाता है। जब ये बात होती है कि अर्थ फिफ्थ डायमेंशन में जा रही है तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमन उठता है कि कहाँ जा रहे हैं। जाना कहीं भी नहीं है, सिर्फ अर्थ एक नई कॉन्शियसनेस, एक नई रियलिटी को क्रिएट कर रही है। ह्यूमैनिटी नए एक्सपीरियंसेस को करने के लिए यहीं पर तैयार हो रही है। यही अर्थ पे न्यू रियलिटी क्रिएट हो रही है। सो कैसे कॉन्शियसनेस काम करती है, अगर हम इसको थोड़ा सा समझें। फॉर एग्जाम्पल, एक ह्यूमन बीइंग है, अगर वो दिन में है, उसकी कॉन्शियसनेस में अवेयरनेस जागरूक अवस्था में है, तो वो एक संसार को एक्सपीरियंस कर रहा है। इस संसार में जिसमें इस समय हम लोग आपस में बातें कर रहे हैं, हमारा परिवार है, डेली रूटीन है, ये एक संसार है। जब हम सोते हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस सपने में एक नए संसार को प्रकट कर देती है, राइट? एक कंप्लीट न्यू संसार प्रकट हो जाता है। जब हम डीप स्लीप में जाते हैं वो भी डिसअपियर हो जाता है। ये तीनों स्टेज हमारी कॉन्शियसनेस क्रिएट कर रही है। इसी तरह जो हमारा जगत है, ये हमारी कॉन्शियसनेस इसको प्रकट कर रही है। जैसे जैसे हमारी कॉन्शियसनेस एक्सपेंड होती जाएगी, न्यू रियलिटी प्रकट होती जाएगी। और अभी तक की जो कॉन्शियसनेस है वो बहुत सेपरेशन बेस्ड है, डुअलिटी बेस्ड है। इसका नेचर है डुअलिटी, अच्छे बुरे के पेयर हैं। इन दो पेयर के बीच में फंसी हुई डुअलिटी में फंसी हुई ह्यूमैनिटी बहुत फियर, डर और सेपरेशन में जीती है। ये यहाँ से प्रेम में प्रकट होगा। उस प्रेम की वजह से जो ह्यूमैनिटी है वो अब वननेस का एक्सपीरियंस पहली बार कर पाएगी, जिसमें वॉर नहीं होगी। और डिफरेंट तरह पे हायरार्कीज बेस्ड सिस्टम है, कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस्ड पे, धर्म और रिलीजन तो एक ही बात हो गई, कंट्री के बेस्ड पे, अमीरी गरीबी के बेस पे, स्टेटस के बेस पे, वो सारे सेपरेशन खत्म होके ह्यूमैनिटी एक न्यू लेवल की कॉन्शियसनेस का एक्सपीरियंसेस करेगी। हमारा जो डीएनए है, ये कैसे हो रहा है, इसमें हमारे डीएनए का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमारा ह्यूमन डीएनए का ये माना जाते हैं साइंटिस्ट कि 90% जंक है, 2 स्ट्रैंड हैं इसमें सिर्फ, वेयर एज हमारा डीएनए 12 स्ट्रैंड का होना चाहिए।
तो जो 12 स्ट्रैंड का डीएनए है, उसकी वजह से जो हमारा पोटेंशियल है डिविनिटी का, वो अभी तक अनफोल्ड नहीं हो पाया। हमारा डीएनए इस नई लाइट में एक्सपेंड, या इसके जो स्ट्रैंड हैं वो एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाएंगे, जो हमारी कॉन्शियसनेस को बढ़ाएंगे। और हमारे ब्रेन की एक्टिविटी जो इस समय 2.2% हमारे न्यूरॉन सिर्फ काम करते हैं, दैट विल बी मोर देन मे बी 10% और 15%। तो जो ह्यूमन है, आप सोचो कि अगर 2.2% ब्रेन का ह्यूमन, जिसको हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उसके ये अचीवमेंट हैं, जब ये 5% पे होगा तो ह्यूमैनिटी कहाँ होगी, जब ये 8% पे होगा तो ह्यूमैनिटी कहाँ होगी, 15% पे होगा तो ह्यूमैनिटी के क्या अचीवमेंट होंगे। दैट इज हैपनिंग, दैट इज कॉन्शियसनेस शिफ्ट, एंड वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस ऑल दिस थिंग्स इन दिस बॉडी। हमारी जनरेशन बहुत लकी है जिसको ये सौभाग्य मिलेगा इस तरह के परिवर्तन को देखने का। अगर अर्थ पे पूरी अर्थ असेंड हो रही है तो क्या हमें कुछ प्रिपरेशन करनी चाहिए? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सी, अगर हम इस आइडियाज को रिजेक्ट कर देते हैं कि हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा या हमें किसी हमारे गुरु मास्टर्स ने नहीं बताया, तो हम इस फ्लो को रोकते हैं। हो तो रहा ही है, परिवर्तन तो होके रहेगा। सिर्फ इस परिवर्तन को हम जितना इजीली फ्लो में होने देंगे, दैट विल बी गुड टू ऑल ऑफ अस, फॉर ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी के लिए, एक ह्यूमैनिटी को कॉग्निटिव डिसोनेंस होता है, वो पुरानी चीज़ों को आसानी से छोड़ नहीं पाती। उसकी कंडीशनिंग और प्रोग्रामिंग पुरानी चीज़ों से बहुत प्यार करती है। इस प्यार की वजह से वो जब नए का कोई भी आइडिया आता है तो उसको वो पुराने अपने इंप्रेशन से कंपेयर करती है और उसको रिजेक्ट करती है या एक्सेप्ट करती है। तो अगर हम थोड़ा सा इसको फ्लो में बहें तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। प्रिपरेशन का एक और हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी थर्ड आई का एक्टिवेशन होना। हमारी जो थर्ड आई के बिना हम ह्यूमैनिटी डुअलिटी में देखती है, और थर्ड आई अगर ओपन होती है तो हम इस चीज़ों को बहुत एक अलग पर्सपेक्टिव से देख पाते हैं। थर्ड आई एक्टिवेशन स्टार्ट हो चुका है। थर्ड आई का एक और भी महत्व है, हमारे जो लोअर चक्रास में जो भी टेंडेंसीज दबी हुई होती हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मूलाधार में डर है, इनसिक्योरिटी है, तो जो आने वाली लाइट सेंट्रल सन से आ रही है, ये इसको इन्हेंस करती हैं, जो भी हमारे अंदर टेंडेंसीज हैं, क्योंकि वो उनको सरफेस पे लाके रिलीज भी करना है। और वो जब वो इनसिक्योरिटी सरफेस पे आती हैं तो अगर थर्ड आई हमारी एक्टिव है तो वो उनको ईजिली हैंडल कर पाती है। वैसे भी बॉडी के लिए जो हमारी मास्टर ग्लैंड है वो थर्ड आई है। हर चक्रों में एक एक ग्लैंड है, उनमें सीक्रेशन होते हैं, वो फिजिकल हेल्थ को अच्छा रखते हैं। जो मास्टर ग्लैंड है, जो सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, वो थर्ड आई है। वो थर्ड आई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमारी किसी प्रैक्टिस में थर्ड आई को हम एक्टिवेशन करते हैं तो हमें बहुत हेल्प होगी इस प्रिपेयर करने में। एक गुड न्यूज़ भी है कि पहले हमारी जो थर्ड आई है बहुत काल्किफाइड थी। हमारे फूड में बहुत मिलावट है, जैसा मॉडर्न जीवन है आपको पता है। आकाश में आप देखो तो कैम ट्रेल कर रहे हैं, अगर आपको नहीं पता तो जो हवाई जहाज निकलता है उसके पीछे जो धुआं निकलता है, ये केमिकल से प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियल धुआं है जो अर्थ को खराब करने के लिए है, जहर है। कई पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, दुर्भाग्य से हमारी पार्लियामेंट में अभी तक नहीं उठा। स्पेन और यूरोप की कई पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठे और वहाँ पे लेकिन कोई जवाब उसका नहीं देता कि क्यों नहीं इसको रोका जा रहा। जमीन के अंदर अगर हम देखें तो हम कितने फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड डालते हैं कि जमीन के अंदर जो है अर्थ, हमारी धरती माता है, आने वाले सालों में फसल देना बंद कर देगी। उसमें फर्टिलाइजर की इतनी मोटी मोटी लेयर्स जम गई हैं, नीचे हार्ड लेयर जम गई है, नाइट्रोजन एंड आई डोंट नो उन सब चीज़ों की। तो आकाश से लेकर जमीन के अंदर जो मिलावट है उसका हमारी थर्ड आई पे बहुत असर है ये तो। और इसके अलावा एक षड्यंत्र के तहत हमारी थर्ड आई ना एक्टिवेट हो। हमारे टूथपेस्ट में फॉर एग्जांपल बहुत फ्लोराइड है। वेस्टर्न कंट्रीज के पानी में जो पानी सप्लाई होता है उसमें फ्लोराइड मिलाया जाता है, ये कह के कि फ्लोराइड दांतों के लिए अच्छा है या शरीर के लिए अच्छा है। सारी रिसर्च मानती है कि फ्लोराइड की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एक छोटे बेबी को
एक चम्मच टूथपेस्ट, बड़ा टूथपेस्ट खिला दिया जाए तो फ्लोराइड से उसकी डेथ हो सकती है, इस हद तक हार्मफुल है। लेकिन फिर भी फ्लोराइड मिलाते रहते हैं। उस फ्लोराइड की वजह से हमारी थर्ड आई ब्लॉक है, काल्किफाइड है। थर्ड आई इस वर्तमान समय की एनर्जी में ऑटोमेटिकली ओपन होना शुरू हो गई है। आप लोग को जान के खुशी होगी। सिर्फ ऐसा है कि जब हम किसी अंग को यूज नहीं करते तो वो डेड हो जाता है। सेम वे हमारी थर्ड आई एक्टिव तो है, लेकिन हम इसको यूज नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करते हैं। तो अगर हम कोई भी थर्ड आई का मेडिटेशन करें, थर्ड आई के एक्टिवेशन करें, वहां पे फोकस करें थोड़ा सा, या अगर हमें जिंदगी में कभी ब्लिस का अनुभव है, उस ब्लिस के अनुभव को याद करते हैं, तो ये उसकी एक्सरसाइज है। जैसे मसल्स को हम एक्टिवेट करते हैं, ये उसकी उसकी एक्सरसाइज है। तो हम थर्ड आई को अपनी एक्टिवेट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रिपरेशन का हिस्सा है। थर्ड आई के साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट हमारा जो है वो हार्ट चक्र है, क्योंकि फिफ्थ डायमेंशन वननेस से सेपरेशन को अनुभव करेगी। सेपरेशन, सॉरी मैंने उल्टा कह दिया, जो जो फिफ्थ डायमेंशन है वो सेपरेशन बेस्ड है, और यहाँ से वननेस का उसको अनुभव करना है। और जो सेपरेशन हार्ट ने क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि हार्ट जो है, हार्ट की एनर्जी इतनी एक्टिव अभी तक नहीं थी। डरते हैं, और हम लोग को बचपन से जैसे बताया जाता है, अपने आप को बचा के रखो, अपनी बच्चियों को बचाओ, चोरों से बचाओ, एंड सो ऑन, पाकिस्तान से खतरा है। उसकी वजह से जो हमारा हार्ट है बहुत सिकुड़ा हुआ है। साइंटिफिक रिसर्च है कि जो सेल्स थे किसी बर्तन में अगर रखे थे तो वो बहुत नॉर्मल फ्लोरिश करते हैं, पूरे बर्तन में फैले हुए थे। उन्होंने बिल्कुल एक ड्रॉप जहर डाला, सारे सेल सिकुड़ के कोने में आ गए अपने आप को बचाव करने के लिए। ऐसे ही इस समय ह्यूमैनिटी का हार्ट है, अनसिक्योर्ड है, डरा हुआ है, और इस डर के कारण सिकुड़ा हुआ है। तो हमें अपने हार्ट को आने वाले समय में अपनी कोई ना किसी प्रैक्टिस से हार्ट को ओपन करना बहुत हेल्प करेगा। एक और प्रिपरेशन का हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना कि ये एक मैट्रिक्स है। हम जिसमें हैं ये एक सपना है। ये रियल लगता है, लेकिन ये रियल नहीं है। जब हम इस सपने को समझ जाते हैं तो बहुत सारे हमारे डर खत्म हो जाते हैं, और इस सपने से जागने की इच्छा पैदा होती है कि इसके बियॉन्ड की जो डायमेंशन है उसको हम अनुभव करना चाहते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे बच्चा सो रहा है और माँ कहती है कि जागो, देखो भोर हो गई, कितना सुंदर है, पंछी हैं और हवा है, लेकिन बच्चा नहीं जागना चाहता, वो सोने वाला बच्चा है। इसीलिए फिफ्थ डायमेंशन को हम कभी कभी ग्रेट अवेकनिंग भी कहते हैं। ह्यूमैनिटी इतनी डीप स्लीप में है कि वो ऑलमोस्ट कोमा में चली गई है। उसको जगाने के प्रयास हो रहे हैं, ब्रह्मांड हेल्प कर रहा है, और कॉस्मिक साइकिल्स हेल्प कर रही हैं, और हम भी अपने आप को हेल्प कर रहे हैं। कैसे पता लगे कि ये हो रहा है? जैसे बहुत सारे लोग सोते हुए जानते हैं कि वो ये सपना देख, बहुत सारे तो नहीं, कुछ लोग जब वो स्लीप में होते हैं, सपना देखते हैं, तो वो जानते हैं कि वो एक सपना देख रहे हैं। इसको ल्यूसिड ड्रीमिंग कहते हैं। इसको प्रैक्टिस से भी इम्प्रूव किया जा सकता है। जो लोग ल्यूसिड ड्रीमिंग करते हैं वो अपने हर सपने को बदल सकते हैं। जब भी सपने में कोई भी डेंजर सिचुएशन आती है उसको वो बदल सकते हैं। सेम वे जो हमारा जीवन है ये सपना है। जब हम इस सपने को जानते हैं कि हम इस सपने में हैं, तो इस सपने में होने वाली घटनाओं पे हमारा कंट्रोल बढ़ता चला जाता है। जब तक हम सोते हुए सपना देख रहे हैं, सपने में दुख सुख, प्लेजेंट अनप्लेजेंट दोनों तरह के एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं। लेकिन जब हम एक स्टेज में आ जाते हैं, सपने को समझना शुरू कर देते हैं, तब हम सपने में कई चीज़ों को अपने साथ अपने हाथ में कंट्रोल में ले सकते हैं, और ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाती है। और स्लीप स्टेज से ल्यूसिड ड्रीमिंग, और ल्यूसिड ड्रीमिंग करने वाला जल्दी जाग जाता है। इसी तरह जो हमारी इस डे टू डे लाइफ का जो सपना है, इस सपने को अगर हम समझ के इसको अपने कंट्रोल में लेके अपने असली स्वरूप को जाने, जो शास्त्रों में हमेशा बताते हैं, किसी गुरु के पास जाते हैं तो गुरु सबसे पहले ज्ञान देता है 4 महावाक्यों में, अहम ब्रह्मास्मि। यही हमारा सत्य स्वरूप है, जिसमें हम इस सपने की रियलिटी पे अपना कंट्रोल ले लेते हैं। तत्वमसि, यू आर दैट। तो ये स्टेज पे आने के लिए हमें इस मैट्रिक्स को समझना और इस मैट्रिक्स पे अपने कंट्रोल को हाथ में लेना बहुत हेल्प करेगा। अगर ये टॉपिक थोड़ा सा नया हो
तो एक मैंने वीडियो की है, आर वी लिविंग इन ए सिमुलेशन, वो थोड़ा सा हेल्प कर सकती है अगर आपको लगे कि ये सपने को कैसे जान सकते हैं। जो ये प्रोसेस हैं, इस प्रोसेस को में अगर कोई ऑथेंटिक मेडिटेशन प्रैक्टिस हो तो बहुत हेल्प करती है। आप सब लोग मेडिटेटर हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये पॉइंट को ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग मेडिटेशन रेगुलर करते हैं, लेकिन जो लोग, शायद कुछ लोग वीडियो बाद में देखें तो मेडिटेटर ना हो, तो अगर कोई भी एक ऐसी प्रैक्टिस, क्योंकि जो ज्ञान है हम सब के अंदर है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बाहर है, सिर्फ उसके ऊपर डिफरेंट लेयर्स समय के साथ पड़ गई हैं जिसकी वजह से हम सत्य नहीं देख पा रहे, और इन लेयर्स को अंदर जो हमारा ज्ञान है हटाने में मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है। ये जो प्रोसेस है, जो कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो रहा है, क्या ये बहुत कठिन होगा? कोई भी परिवर्तन, और अगर परिवर्तन इतना बड़ा हो जिसमें पुरानी कोई भी चीज नहीं रहेगी, सब कुछ नया होगा, तो लोग थोड़ा सा आशंकित हो जाते हैं, क्योंकि एक तो डर होता है अनजान का, कि ये न्यू है। जैसे मरने के बाद लोगों को बहुत डर रहता है कि मरने के बाद क्या होगा, सिर्फ ये नहीं पता क्या होगा, लेकिन वो एक अननोन टेरिटरी है, अननोन डायमेंशंस है, इसकी वजह से डर लगता है। ऐसे ही जब डायमेंशन शिफ्ट की बात होती है तो पुराना सारा हटेगा और नया प्रकट होगा। लेकिन जब वो हटने का प्रोसेस होगा, और अगर हमें ये पता नहीं लगेगा कि ये क्यों हट रहा है, तो कुछ लोग डर सकते हैं। तो ये जानते हुए कि ये प्रोसेस एक नई शुरुआत को क्रिएट करने के लिए है, इट इज नॉट ए डिस्ट्रैक्शन, रेदर इट इज ए कंस्ट्रक्शन। एक नई शुरुआत के लिए ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं। दैट इज वाई हमें, अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग हो तो हम इसको आसानी से समझ सकते हैं, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। और जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है इस रियलिटी को क्रिएट करती है, अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन कॉन्शियसनेस को अनेक तरीके से बहुत फियर में रखा हुआ है, और जो जो ये वाला कॉन्शियसनेस शिफ्ट है, इसके नाम पर भी बहुत फियर फैलाया जाता है। प्रलय आएगी, ये इवेंट होंगे एंड सो ऑन। भविष्य मलिका टाइप के कुछ हैं जिनमें इसके बारे में लिखा है, लेकिन उसमें भी काफ़ी नेगेटिव लिखा है, तो लोग डर जाते हैं जब भी युग परिवर्तन की बातें होती हैं। कईयों को तो पता नहीं है। ये एक पिरामिड टाइप की स्ट्रक्चर है, जिस अर्थ की इस समय की सिचुएशन में, एक पिरामिड में नीचे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अभी कुछ नहीं पता है। फिर एक बीच वाला एक सेगमेंट है जिसको थोड़ा पता है, थोड़ी इंफॉर्मेशन वो हर तरफ से गैदर कर रहा है, और वहां पे इंफॉर्मेशन वार है, अनेक तरह की इंफॉर्मेशन है, और पता नहीं है कि कौन सी इंफॉर्मेशन सही है कौन सी गलत है, क्योंकि सब कुछ नया है। इसके ऊपर एक सेगमेंट है, बहुत छोटा सा सेगमेंट है, वो काफी हद तक इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करते हैं, उनके पास कुछ इंट्यूशन है, वो भविष्य थोड़ा सा देख सकते हैं, एक झलक, और वो इस प्रोसेस को क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन जो बीच वाला सेगमेंट है, वो जब वो इंफॉर्मेशन को एक्सेस करता है, तो आने वाले समय में बहुत सारी इंफॉर्मेशन की वॉर एक तरह से हो रही है। उसमें से हमारी कॉन्शियसनेस को इस हद तक स्टेबल होना और अंडरस्टैंड करना कि क्या मुझसे रेजोनेट करता है, क्या सही है क्या नहीं है, ये तैयारी आने वाले समय में सबको इस लायक होना पड़ेगा कि वो सच इंफॉर्मेशन और गलत इंफॉर्मेशन के बीच विवेक का पालन कर सके। ये सबके लिए चैलेंज है। और इसी एक कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा बातें, जैसे डराने वाली, जो हमारी ग्रंथों में भी मान लो लिखा हो, जैसे भविष्य मलिका की बात होती है, अगर ऐसी कोई भी प्रोफेसाई है, प्रोफेसी जिसमें बहुत डराने की बातें हैं, तो हमें ऐसे देखना चाहिए कि आज से 400 साल पहले जब ये ग्रंथ लिखा गया था, उस समय की कॉन्शियसनेस से आने वाले समय का जो प्रोजेक्शन किया गया था, जो धरती की जो कॉन्शियसनेस रेडी नहीं थी 400-500 साल पहले, उस कॉन्शियसनेस के हिसाब से ये परिवर्तन थोड़ा कठिन लग रहा होगा, इसलिए इस तरह की भविष्यवाणियां की गई। हमारी कॉन्शियसनेस पिछले समय में रेज हुई, और लास्ट 20 ईयर्स में वर्टिकली ये रेज हो रही है, इसलिए ये टाइम लाइन स्मूथ होती जा रही है। हमें उन पुरानी भविष्य
जब हमारी रियलिटी हमारी कॉन्शियसनेस क्रिएट करती है और हम इस तरह की भविष्यवाणियां सुनते हैं तो हम अनकॉन्शियसली उसका हिस्सा बन जाते हैं। सेम वे मीडिया जब हमें डराने वाली भविष्यवाणियां करता है और हम टीवी देखते हैं तो हम हमारी रियलिटी उसका हिस्सा बन जाती है, जिसकी वजह से हम एक नेगेटिव टाइमलाइन की ओर जाने शुरू कर देते हैं। और एक और भी अच्छी न्यूज़ है कि इससे पहले जब इस प्रोसेस को स्टार्ट हुआ था से 94 में, तब ये प्रोसेस कैसे होगा से टिल 16 17 2018 देयर वर मल्टीपल वेरिएशन ऑफ दिस ट्रांजिट। ये ट्रांजिट में तब ऐसी बातें की जाती थी कि जो लोग अपने आप को तैयार नहीं कर पाएंगे न्यू एनर्जीज के लिए, वो डिसअपियर हो जाएंगे अर्थ से, उन्हें किसी और प्लेनेट में शिफ्ट कर दिया जाएगा, एक पॉसिबिलिटी थी। और जो बाकी हैं वो असेंड करेंगे। अब टाइमलाइन इतनी स्मूथ है कि पूरी ह्यूमैनिटी असेंड करेगी, अर्थ पे रहने वाले सभी लोग असेंड करेंगे। सिर्फ उनको थोड़ा सा समय फोर्थ डायमेंशन में लग सकता है। थर्ड डायमेंशन अगर वो फिफ्थ डायमेंशन की एनर्जीज को एब्जॉर्व करने के लिए हो सकता है कि उन्हें कुछ समय के लिए फोर्थ डायमेंशन में रहना पड़े, लेकिन थर्ड में कोई नहीं रहेगा, सारे फिफ्थ डायमेंशन में असेंड करेंगे। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है और इंटरेस्टिंग भी है कि अगर सारे ही करेंगे तो हमें फिर ये आप इतनी सारी प्रिकॉशन और साधना क्यों बताते हो, हमें करने की ज़रूरत क्या है, सबके साथ तो हो रहा है। इसकी बहुत ज़रूरत है। जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो फ्रीक्वेंसीज रेज हो रही हैं, अगर आप उसके साथ मैच नहीं कर पाएंगे तो ये प्रोसेस इतने स्मूथ इंडिविजुअल नहीं होंगे। कलेक्टिव ये होके रहेगा, इंडिविजुअली आपकी तैयारी आपकी जर्नी को स्मूथ या हार्ड बनाएगी। और एक और इसमें बहुत कॉमन टर्म है जिसको एंड टाइम मैडनेस कहते हैं। जब भी एक एरा का अंत होता है और दूसरी एरा की शुरुआत होती है, इन दोनों के बीच में जो चेंजेस होते हैं, उस चेंजेस में जो एनर्जीज का मिसमैच होता है, उस मिसमैच में जो लोग स्मूथली अपनी एनर्जी को रेस करते चले जाते हैं, उनके लिए ट्रांजिट स्मूथ होता है। अदरवाइज हमारे अंदर जो दबी हुई टेंडेंसीज जब सरफेस पे आती हैं, उसको हम हैंडल अगर नहीं कर सकते, देन एक तरह की सिचुएशन होती है, इट इज कॉल्ड एंड टाइम मैडनेस। इस एंड टाइम मैडनेस से बचने के लिए आपको तैयारी करनी है, इफ़ यू विश। सबको फ्री विल है, लेकिन ये तैयारी हमें करेगी। आने वाले समय में इंफॉर्मेशन बाहर से बचाने के लिए हमें तैयारी करनी है, और आने वाले समय में जो मैनिपुलेशन हो रहे वाले हैं उससे बचने के लिए हमें तैयारी करनी है। इस जो इवेंट है, इस इवेंट के बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, भगवान कृष्ण ने भगवत गीता की जो टीचिंग है कि जब जब भी धर्म की ग्लानि होती है तब मैं जन्म लेता हूँ। हमेशा जब अधर्म पीक पे पहुंचता है तभी युग का परिवर्तन होता है। ये इसका नेचर है, इसमें कोई नई बात नहीं है। इस समय भी जब युग परिवर्तन होगा तो अधर्म अपनी पीक पे पहुंचेगा। ये अधर्म मैनिपुलेशन की फॉर्म में पीक पे पहुंचेगा। इसको समझना, इस हद तक मैनिपुलेशन होगा कि सच और गलत में हम डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा। मैं सिर्फ 2 एग्जाम्पल आपको बताता हूं। फेक एलियन इन्वेजन अर्थ पे थ्रेट है, इसको मैनिपुलेशन करना स्टार्ट कर चुके हैं। मीडिया में आपको आने वाले समय में ऐसी न्यूज़ेस बहुत कॉमनली सुनाई देंगी कि एक यूएफओ दिखाई दे गई, उसके पीछे हमारा मिग या राफेल उसको पकड़ने गया, बाद में पकड़ नहीं पाया। ये माइंड की प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। फाइनली 2 में से एक काम ये करना चाहते हैं, दोनों मैनिपुलेशन है। आइदर फेक एलियन इन्वेजन कि अर्थ पे बाहर के ईटीज ने अटैक कर दिया है, उसके एजेंडा के थ्रू हमें कंट्रोल करना, फिर कोई उन्होंने वायरस छोड़ दिया, आई डोंट नो, या कोई हमें वैक्सीन कंपलसरी करना। ये एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा है कि किसी अवतार को प्रोजेक्ट कर देना कि वो आकाश से उतर रहे हैं। इस हद तक होलोग्राफिक टेक्नोलॉजीज अर्थ पे अवेलेबल हैं। आप लोग को सुन के आश्चर्य होगा, ये मैनिपुलेशन का दूसरा हिस्सा है। ह्यूमैनिटी एक फेक पर्सन को अवतार मान के उनकी पूजा करना शुरू कर देगी, और हर धर्म की टीचिंग में ये प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। किसी भी धर्म उठा लो, क्रिश्चियनिटी जीसस क्राइस्ट का इंतजार कर रही है, बुद्धिस्ट मैत्रेय बुद्धा का इंतजार कर रहे हैं, इस्लाम में 2 इंतजार कर रहे हैं, 13वें नबी और शायद एक और भी शब्द है,
और ह्यूमैनिटी कल की अवतार का इंतजार कर रही है। इसके अलावा और भी जो बड़े रिलीजन हैं उनकी प्रोग्रामिंग का ये हिस्सा है। इस प्रोग्रामिंग को एक्सप्लॉइट करना इनके लिए बहुत आसान है। तो इसलिए हमारी तैयारी बहुत ज़रूरी है कि हम इस मैनिपुलेशन से बच सकें। और एक इसकी तैयारी का बहुत इम्पोर्टेंट और मैं समझता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट ये हिस्सा है, कोई भी अवतार आपको युग परिवर्तन में नहीं बचाएगा। ये एक फाल्स प्रोग्रामिंग इस मैट्रिक्स की प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। इसके दो नुकसान होते हैं। फर्स्ट, ह्यूमैनिटी एक अवतार का वेट करती रहती है जो कभी आता नहीं है। सेकंड, जो अवतार पे डिपेंडेंसी होती है तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसी और पे छोड़ देते हैं। हमने अभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मंदिर में अपनी एक्टिविटीज के ऊपर छोड़ी हुई हैं कि भगवान सब ठीक करेंगे। इस प्रोसेस में जो ये 5D शिफ्ट है, ये कॉन्शियसनेस का शिफ्ट है। इसमें आपको ये जानना कि यू आर द क्रिएटर, दैट इज द शिफ्ट। एक कॉन्शियसनेस जो इतनी नीचे थी, ये कॉन्शियसनेस शिफ्ट होके उस रियलिटी को, उस सत्य को, जो सत्य हमें बताया गया था लेकिन उस सत्य से हम इतना दूर हैं, वो जानने की कोशिश कर रही है। यू आर द क्रिएटर। तो इस क्रिएटर में सबसे बड़ी बाधा है किसी और सेवियर का इंतजार करना। ये प्रिकॉशंस हमें अपने आप को रखने हैं। तो और एक चीज अगर हम थोड़ी सी और जाने कि इस प्रोसेस को स्टॉप करने की भी कोशिश की जा रही है। जो सेम टू सेम साइमल्टेनियसली, जैसे धर्म और अधर्म दोनों जब पीक पे पहुंचते हैं तब युग परिवर्तन होता है। जो अधर्म तेजी से बढ़ रहा है, पिछले 3 सालों में हमने देखा ह्यूमन राइट्स का वर्स्ट वायलेशन जो हुआ था पिछले 3 सालों में हुआ। मजबूर किया गया, हम ट्रैवल नहीं कर सकते और हमें एक जहर लेने के लिए मजबूर किया गया था, लोग चाहें या ना चाहें इस हद तक। आने वाले समय में ये भी पीक पे होगा। 3 चीज़ों के प्रति हमें सावधानी रखनी है: डिजिटल करेंसी, फेक एलियन इन्वेजन और यस, दिस 2 कम से कम इन 2 पे हमें अवेयरनेस अगर हमारी हो, हम लोगों को बता सकें। इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या इस तरह की संस्थाएं इसको रोकना चाहती हैं, क्योंकि अगर ह्यूमैनिटी असेंड हो गई तो ह्यूमैनिटी को गुलाम करना असंभव है। एक भी पर्सन जो ये जान जाता है कि मैं क्रिएटर हूं, उसको कोई गुलाम नहीं कर सकता, उसका डर खत्म हो जाता है। ये ह्यूमैनिटी को गुलाम रखना चाहते हैं। एग्जैक्टली सेम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वेबसाइट में आप देख सकते हो, जो वो कहते हैं यू विल ओ नथिंग बट यू विल बी हैप्पी। इस हद तक शुरुआत। यस, थर्ड चीज मुझे याद आ गई, फूड कंट्रोल। ये हमारी हेल्थ पे, फूड पे और करेंसी पे, 3 चीजों पे जिसको ह्यूमन की बहुत डिपेंडेंसी है, कंट्रोल करना चाहते हैं। हेल्थ को आपने देखा था पिछले 3 सालों में, अभी भी वो एजेंडा चल रहा है। एक बेबी जो पैदा होता है इंडिया में, उसको पहले साल में 38 वैक्सीनेशन प्रिस्क्राइब कर चुके हैं। इसलिए प्रिस्क्राइब की गई कि बाद में जब वैक्सीनेशन हुई तो लोगों ने कहा कि इसका हमें साइड इफेक्ट हुआ, या कार्डियक अरेस्ट इंडिया में इस समय कितने हो रहे हैं, यंग लोग फर्स्ट अटैक में डेथ हो रही है। लेकिन कोई बोल नहीं पा रहा क्योंकि एक सिस्टम इस समय पंगु हुआ पड़ा है। लेकिन जब लेट एज में वैक्सीनेशन कराते हैं तो उसके साइड इफेक्ट बॉडी को पता लग जाते हैं। अब बेबी को ही 38 वैक्सीनेशन के साथ स्टॉप कर दो, ये एक एजेंडा हेल्थ का है। फूड पे, मैं जर्मनी में रहता हूं, आप लोग अगर पहली बार सुन रहे होंगे तो आपको आश्चर्य होगा। यहाँ पे बर्गर अगर लेने जाओ, मैकडोनल्ड का वेजिटेरियन बर्गर, तो वो मुझे तो एक बार अच्छा था तो पता लग गया, उसने कहा कि हमारे पास वेजिटेरियन बर्गर जैसी कोई चीज़ नहीं है। मैंने कहा ये मेनू में जो लिखा है, तो सारी जो इनकी ब्रेड हैं वो ग्रास हॉपर जो होता है उसके पाउडर से मिक्स हैं। हर चीज़ यहाँ से शुरुआत होती है, इंडिया में भी बहुत दूर नहीं है। आप लोग थोड़ा भी जो इंटरनेट सेवी हैं या देखते होंगे कंप्यूटर, सेलिब्रिटीज कीड़ों की जो है प्रमोशन करना स्टार्ट कर चुकी हैं। ये फूड कंट्रोल है। जमीन को बिल गेट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े बड़े लेवल पे परचेज कर रहे हैं। जो इंडिया में किसान आंदोलन हुआ था वो इसको बचाने की एक कोशिश थी। मैं समझता हूँ कि पिछले सालों में इंडिया में जो एक घटना बहुत अच्छी हुई थी वो किसान आंदोलन था। इसने 2 चीजें दिखाई। 1 लाख से ज्यादा किसान 1 साल तक बॉर्डर पे इतने सटे हुए
अनहाइजीनिक कंडीशन में बैठे रहे और वहां पे कोई लाशों का ढेर नहीं था जिसने बता दिया कि कोविड जैसी कोई बीमारी नहीं है। दूसरा, उस आंदोलन से ये भी पता लगा कि किसानों को, आप देखो किसानों की क्या दुर्दशा है, ये फूड को कंट्रोल करना चाहते हैं, इसकी वजह से वो आंदोलन था, वो आंदोलन रुका और गांव गांव में थोड़ी सी जागृति फैली। तो ये जानना कि हेल्थ, फूड और थर्ड डिजिटल करेंसी, आप सब सुन रहे होंगे, हमें अवेयरनेस नहीं है। हमें ये बड़ी आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है ये कह के कि काला धन को इससे होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी, सिस्टम क्लियर होगा एंड सो ऑन। वेयर एज डिजिटल करेंसी डिजिटल पेमेंट करने का तरीका नहीं है, ये वर्चुअल करेंसी है। इस करेंसी के बाद कंट्रोल इस हद तक बढ़ जाएंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते, जिसका चाहो अकाउंट बैलेंस कर दो। कनाडा में अब अगर कोई डिमॉन्स्ट्रेशन होता है तो वो उसका अकाउंट जीरो कर देते हैं। इस हद तक ये डेंजरस हैं। इन तीन चीज़ों के प्रति हमें थोड़ा सा अवेयर होना। अगर हम अधर्म के प्रति, क्योंकि धर्म को सिर्फ धार्मिक बातें कर ली और अधर्म को प्रति अगर हम आंखें बंद कर लेंगे तो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। धर्म और अधर्म दोनों पीक पे आएंगे, इस पीक में तभी वहां से युग परिवर्तन होगा। तो थोड़ा सा इसके बारे में जानते हुए अगर हम सावधानी रख सकेंगे तो अच्छा रहेगा। मेरे ख्याल से 36 मिनट्स हो गए, रात का समय है, तो हम बाकी आपके क्वेश्चन से, मैंने शॉर्ट में एक साथ बहुत सारी बातें कह दी, आपके क्वेश्चन से मैं और भी कोई भी टॉपिक, जो भी डाउट्स हो उसको हम क्लियर कर सकते हैं, और वट एवर यू वांट टू आस्क एनीथिंग। सर अगर स्लाइड कोई दिखाना चाहते तो दिखा सकते, मैंने कोर्स बनाया हुआ है आपको। जी। ये निसर्गदत्त महाराज जी का कोड है, रियलाइज दैट योर वर्ल्ड इज ओनली रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ एंड स्टॉप फाइंडिंग फॉल्ट विद द रिफ्लेक्शन। ये इतनी इंपॉर्टेंट टीचिंग है। ये जगत जो है सिर्फ हमारी कॉन्शियसनेस का रिफ्लेक्शन है। जब हम ये समझ जाते हैं तो जो फिजिकल फ्लो है, सेल्फ है, वो बहुत आसानी से ऑटोमेटिकली फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हम अपने आप को फ्री कर सकते हैं। ये एक कोट अगर हम याद रखें तो मैं समझता हूँ कि बहुत हेल्प करेगा।